नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने मोदी सरकार को एक कमेटी बनाने की सलाह दी है जो ये तय करे कि कितने लोगों को और कितने दिनों तक ये आरक्षण मिले। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि ऐसी कमेटी में नेताओं से ज्यादा सेवा भाव रखने वाले लोगों को तरजीह मिलनी चाहिए। भागवत ने बयान ऐसे वक्त पर दिया जब गुजरात में पटेल समुदाय के लोग ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की नीति पर पुनर्विचार की वकालत की है और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस और बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो आरक्षण समाप्त करके दिखाओ। आरक्षण की आंच ने एक बार फिर देश की सियासत को गरमा दिया है। इस बार इस आग में घी डालने का काम किया है मोहन भागवत ने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने मोदी सरकार को एक कमेटी बनाने की सलाह दी है जो ये तय करे कि कितने लोगों को और कितने दिनों तक आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाए जो बताए कि किसे आरक्षण मिले और कितने दिनों के लिए मिले। आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि ऐसी कमेटी में नेताओं से ज्यादा सेवा भाव रखने वाले लोगों को तरजीह मिलनी चाहिए। भागवत ने आरएसएस के मुख्य पत्रों 5 जन और ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। भागवत ने कहा कि संविधान में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग पर आधारित आरक्षण नीति की बात है, लेकिन आज इसका राजनीतिक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर संविधानकारों की सोच के मुताबिक ये व्यवस्था चलती तो आज ऐसे सवाल खड़े नहीं होते। भागवत ने ये बयान ऐसे समय पर दिया है जब गुजरात में पटेल समुदाय के लोग ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भागवत के बयान के बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने ट्विटर पर इस ओर पलटवार किया है। लालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो आरक्षण खत्म करके दिखाए। तुम आरक्षण खत्म करने की कहते हो, हम इसे आबादी के अनुपात में बढ़ाएंगे। माई का दूध पिया है तो खत्म करके दिखाओ, किसकी कितनी ताकत है पता लग जाएगा। भागवत और इस पर हो रही राजनीति से साफ है कि आरक्षण का गरमाया मुद्दा अभी शांत होने वाला नहीं है और अब इस पर नई बहस शुरू होने से नए नतीजे के आने के आसार बढ़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हाँ, बड़ा सवाल क्या होगा इस सलाह का? क्या बीजेपी इस सलाह को मान पाएगी और अगर मानेगी तो कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतें होंगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद है मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी, संजीव निगम, नेता आप। हमारे साथ मौजूद है ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ मौजूद है अनुज आत्रे, नेता कांग्रेस। साथ साथ हमारे साथ मौजूद है जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले प्रश्न ललन जी आपसे, कैसे देख रहे हैं इस बयान को और कैसे देख रहे हैं आरएसएस की सलाह को जो बीजेपी को दी गई? देखिए, ये सलाह तो मैं समझता हूँ भागवत जी ने पहली बार तो नहीं दिया है। इसके पहले जब संविधान बन रहा था उस समय भी जो अधिकांश लोग जो संविधान बनाने वाले थे वो कोई आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। पंडित नेहरू ने तो यहाँ तक कहा था कि आरक्षण से हम सब स्टैंडर्ड लोगों को क्रिएट करेंगे, मतलब जो प्रतिभा जिस तरह से लोगों की खुलनी चाहिए और जिस तरह से बढ़नी चाहिए और जिसे हम फर्स्ट क्लास सिटीजन्स पैदा करें, अगर हम आरक्षण की राजनीति करेंगे तो इस तरह की व्यवस्था में बाधा पड़ेगी। चलिए नेगी जी, कैसे? गोविंद वल्लभ पंत ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि इगलिटेरियन सोसाइटी अगर हमने बनाना है तो हमें आरक्षण के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और देखिए, जो हमारे अंबेडकर साहब थे वो भी कोई आरक्षण के बहुत पक्ष में नहीं थे। हालांकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को दिया गया, उस वक्त वो एक जरूरत थी कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, खासतौर से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो बहुत दिनों से उपेक्षित थे, तो उनके लिए कुछ वर्षों के लिए आवश्यक था और इसीलिए संविधान में सिर्फ 10 वर्ष के लिए प्रावधान किया गया था। लेकिन अब चाहते हैं कई समुदाय कि उसे कंटिन्यू किया जाए, आगे तक किया जाए, लेकिन कितना संभव होगा? नेगी जी, क्या राय रख रहे हैं? ऐसा कि भागवत जी ने जो अभी जो बयान दिया है, एक आम धारणा थी, ये हर आदमी ये कहता है कि आरक्षण का जो हमारे जातीय आधार पर आरक्षण है ये ना होकर के पिछड़ेपन पे हो, सामाजिक
समरसता देखी जाए, जो गरीब है, बहुत पिछड़ा है, उसको आगे लाया जाए। लेकिन क्या वर्तमान परिस्थितियों में ये संभव है? जब आज की नए लोग जो उसमें जुड़ने वाले की बात कर रहे हैं, वो रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, लाखों की संख्या में सड़कों पे आ रहे हैं, क्या किसी सरकार के पास आज ताकत है कि उसका आरक्षण व्यवस्था जिनको ऑलरेडी पहले से मिल रही है उनसे उसको छीन पाए? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देश की राजनीति इस आरक्षण को, अब जो राजनीति थी पहले वो था इस आरक्षण के माध्यम से हम समाज के उस वर्ग को ऊपर लाएंगे जो पिछड़ गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल होने लगा राजनीति के लिए। अब वो राजनीति के स्तंभ जिन्होंने इसी परिधि में अपने चारों तरफ जो घेरा बना दिया है, उस घेरे को तोड़ने की किसी भी सरकार के पास ताकत नहीं है और कोई उसे उठा नहीं पाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। क्या राय रखते हैं वाजपेयी जी? देखिए, सलाह आप ही की बात की। हाँ, देखिए, अभी 5 बजे के करीब हमारे जो सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि कोई रिवाइज करे या किसी इस पे विचार करे। आरक्षण पे जो नीति चली आ रही है वो चलती रहेगी। हाँ, लेकिन जहाँ तक मोहन भागवत जी का जो सवाल है उस पर चर्चा, जो उन्होंने जो बात कही, वो एक उनसे सवाल पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती है उसके विषय में एक सवाल पूछा गया था। उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने धारणा अपनी व्यक्त करी कि इस तरह का होना चाहिए। आप अभी प्रोफेसर साहब ने भी बताया कि जब ये संविधान में ये व्यवस्था लागू की गई थी उस समय ये देखा गया था कि जो छुआछूत वाली बीमारी है हमारे देश में वो खत्म हो। ये छुआछूत वाले जो तरीके हैं किसी तरह से इनको खत्म करके हमारे पूरे भारत में एक समरसता आए, एक ही जाति रहे, और उसमें कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं थी कि और जातियों को जोड़ा जाए या फिर टाइम के साथ और जातियां जोड़ ली जाए। संविधान निर्माताओं का सिर्फ इतना ही ध्येय था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जिस गति से इस आरक्षण में लोकवागों की जातियां जुड़ती गई हैं, तो जो अंदर जातियां हैं वो भी अब घुटन सी महसूस कर रही है कि हमारे को उतना फायदा नहीं हो पा रहा है जितना कि हमें मिलना चाहिए था, और जो एक्चुअल में जो बेनिफिशियरी जिनको मिलना चाहिए था उसको उतना फायदा नहीं हो रहा। तो हमारी सरकार की और बीजेपी की स्पष्ट नीति है कि अंतिम जो पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, लेकिन वहां तक फायदा जरूर पहुंचाना चाहिए, और इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। जहां तक आरक्षण की बात है उसमें ना तो कोई हम पुनर्विचार कर रहे हैं, ना उसको किसी तरह से हम छेड़छाड़। मतलब जो सलाह मिली है उसका क्या करेंगे? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया ना कि वो सलाह नहीं है, वो एक तरह से उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि इस तरह की परिस्थिति होनी चाहिए कि जिसमें नॉन पॉलिटिकल एक कमेटी बनाई जाए जो आरक्षण के अब नियमों के लिए बैठे और उसमें विचार करे कि किनको शामिल करना चाहिए या कितने समय के लिए शामिल करना चाहिए। ये उनका अपना एक विचार है। संजीव जी की प्रतिक्रिया। ललन जी, मैं आती हूँ आपके पास। संजीव, देखिए मैडम, मैं जहाँ तक कि समझ पा रहा हूँ कि आपने भी देखा होगा पिछले हफ्ते या कुछ दिनों पहले जो है दिल्ली में जो है आरएसएस की बैठक हुई थी, उसमें पूरी भारत सरकार वहां पर गई थी। ठीक है। बात वो जो सलाह मशवरा देते हैं जो, तो उसको ये लोग फॉलो भी करते हैं। तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति नजर नहीं आ रही है। मोहन भागवत जी ने जो उनका विचार है, उन्होंने कहा एक कमेटी बने और नॉन पॉलिटिकल बने, उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हों जो कि समाज से उनका जो सामाजिक कार्य करते हैं उनका हो, तो वो कोई मुझे तो कोई गलत बात नजर आ ही नहीं रही। उन्होंने कहा समीक्षा होनी चाहिए, तो अच्छी बात है। और एक तरफ तो अभी वाजपेयी जी खुद से बता रहे थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे, तो कैसे पहुंचेगा, किस तरीके से? जब आप समीक्षा करेंगे, उसमें समीक्षा का मतलब यही होता है जो भी चीजें कुछ आपको ऐड करनी है आप ऐड करिए, जो चीज सब्ट्रैक्ट करनी है वो सब्ट्रैक्ट करिए। तो आपको ये बात माननी चाहिए। आप हमेशा सारी बातें उनकी फॉलो करते हैं, मानते हैं ज्यादातर बातें, तो इसमें आपने बिल्कुल सिरे से नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं। ये तो बहुत अच्छा मौका था, अच्छा अवसर था। आप इस पे आगे बढ़कर के कमेटी बनाते और उसमें कुछ निर्णय निकलता, समाज के लोगों को देश से जो है जोड़ करके कमेटी बना करके बहुत अच्छा निकला है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम हर व्यक्ति तक जो है कोई सरकार की लाभ जो है, जो छुआछूत वाली बात है वो मैं समझता हूँ अब आज की तारीख में खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कहीं इक्का दुक्का मान लीजिए मिलता है तो उसके लिए हमारे कानून में ऐसी धाराएं हैं कि हम उनके अंतर्गत जो है उनको हम दंड भी देते रहते हैं, ऐसे लोग जो कुछ करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया मौका था, अगर ऐसा करते तो शायद ये उत्तम होता। चलिए आत्रेय जी, क्या राय रख रहे हैं आप? देखिए, राय का जहां तक सवाल है कि ये एक तो समय देखना चाहिए कि किस समय इन्होंने ये राय दी। बिहार के चुनाव सर पे हैं। आरएसएस जो है सरकार को, सबको मालूम है कि सरकार के प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं मैं एक संघ का एक से करता हूं, और कहीं ना कहीं संघ की गतिविधि की पूरी इनकी जो है कंट्रोल सरकार के ऊपर रहती है। और संघ प्रमुख ने इनको कुछ बोला है तो ऐसा नहीं है सरकार सामने कुछ बोल रही है तो ये पीछे से उस पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी इनकी कथनी और करनी में हमारे को शक है। ये स्पष्ट करना चाहिए इनको कि क्या बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर भागवत जी ने कुछ कहा है तो क्या ये उस चीज पे आगे करेंगे या नहीं करेंगे,
देखिए मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर ये आज इसको आपको क्या प्रैक्टिकल लगता है? इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें अभी इस समय आज के हालात को देखते हुए इसमें हम कहते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। चलिए, समीक्षा होनी चाहिए। जी ललन जी कुछ कह रहे थे। हाँ देखिए, जो बात मोहन भागवत ने कही है वो आज के परिप्रेक्ष्य में मेरा ख्याल है बहुत प्रासंगिक है। इसलिए है कि परिवर्तन की आवश्यकता तो है, उसका व्यवहारिक और पक्ष कम ये से है कम ये कि नित्रोज जो आरक्षण की मांग जी, उठ रही है, इसके हाँ, लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो बिल्कुल जाता है। जो आरक्षण के मांग है, जैसे पटेल समुदाय ये देश के जो बहुत धनी समुदाय है उसमें है, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ गरीब लोग हैं। तो अब जब आरक्षण की व्यवस्था हो तो ऐसी व्यवस्था हो कि चाहे वो अपर कास्ट के हों चाहे वो किसी कास्ट के हों, जो भी गरीब हैं जो डिजर्व करते हैं उनको आप कुल मिला के जहाँ जरूरत है वहाँ आरक्षण वहाँ हो। आरक्षण दीजिए। जाति आधारित आरक्षण सिर्फ जो जाति है। के आधार पर आरक्षण देने का तो कोई मतलब अब नहीं रह गया। और दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक पक्ष जो बार बार कहा जा रहा है, जैसे नेगी साहब ने कहा, ये ठीक है कि आज की परिस्थिति में इमीडिएट ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसको लेकर अगर हम ये सोच लें कि ये तो हो ही नहीं सकता इसलिए हम इसमें हाथ लगाएंगे ही नहीं, तो मेरा ख्याल फिर तो हम कोई समाज में परिवर्तन कर ही नहीं सकते। निगम साहब ने ठीक कहा कि भाई गाय लगे कमेटी बनाने की बात वो कह रहे हैं, और वे भी कह रहे हैं कि उसमें ए पॉलिटिकल लोग हों, राजनीतिक लोग न हों, सेवा में लगे हुए लोग हों, या और जो एकेडमिशियंस हो, इस तरह के लोग उस कमेटी में हो, और इसके ऊपर एक मंथन हो कि जो आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में भी नहीं थी और बाद में थोड़े कारणों की वजह से करनी पड़ी, और फिर उसके बाद ओबीसी ऐड कर दिया गया, क्रीमी लेयर ऐड कर दिया गया, वो ऐड होता चला गया। यानी यहाँ तक तो देश में बहुत से ऐसे साउथ में तो 3-4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ 60% से ज्यादा आरक्षण हो चुका है, जबकि संविधान में प्रोविजन है कि क्या तो कुल मिला के एक सीमित दायरे के लिए था, बिल्कुल, लेकिन उसका जो उसको विस्तार है एक्सपेंड वो होता इतना जा हो रहा गया है, और अभी भी एक्सपेंड होता जा रहा है। अभी कंट्रोल कर पाना जो है वो बेहद अभी थोड़े दिन बड़ी पहले चुनौती आंध्र इस वक्त। प्रदेश ने और आरक्षण की बात कही, हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। तो ये बातें ऐसी हैं कि अब इसके ऊपर एक मंथन की आवश्यकता है देश में, और वो ए पॉलिटिकल मंथन हो तो ज़्यादा अच्छा है, और लोग अपने विचार व्यक्त करें, उसमें राजनेता भी अपने विचार व्यक्त करें, सामाजिक लोग भी विचार करें, आम जनता उसमें पार्टिसिपेट करे, और फिर कोई ना कोई हल उसका निकल सकता है फ्यूचर में। अगर आज नहीं हुआ तो आज से 5 साल बाद हो सकता है, 10 साल बाद, लेकिन हम ये सोच के बैठे कि नहीं अब तो हम आरक्षण हमेशा के लिए हिंदुस्तान में हो गया, तो मैं समझता हूँ ये तो गलत बात है। नेगी जी, कितना संभव ये नजर आ रहा है अगर आरएसएस का ये सुझाव, क्योंकि सलाह तो मैं नहीं कहूंगी, शायद मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे वाजपेयी जी, लेकिन ये जो सुझाव दिया गया, एक बात कही गई है आरएसएस की ओर से, अगर सरकार इस बात को मानती है तो कितनी चुनौतियां उसके सामने होंगी, क्योंकि आरक्षण का विस्तार जैसे ललन जी ने भी कहा लगातार बढ़ रहा है और मांग जो है वो लगातार उठ रही है। ऐसा कि जहाँ तक भागवत जी का सवाल है कि मैंने कहा कि आम आदमी की यही धारणा है कि जो इकोनॉमिकली पीछे रह गया है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में जब वो कोई पिछड़ रहा है तो आगे नौकरियों में भी पिछड़ रहा है पीछे, तो उनका आगे लाने का कोई जरिया हमारे को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन विल पावर किसी भी राजनीतिक दल में आज मुझे नजर नहीं आती है। सबसे बड़ी चीज है कि देश में जिस दिन ये तय हो जाए कि हम कल रहे न रहे, हम परिवर्तन करके जाएंगे, हम देश को नई दिशा देके जाएंगे, तो वहाँ पे तो बात हो सकती है। लेकिन जब हमारी सोच ही ना हो वहाँ पे, तो हम वहाँ पे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि आरक्षण 10 साल के लिए हुआ था, हर 10-10 साल बाद बढ़ाया गया, और मैं समझता हूँ सबने विरोध किया नहीं किया, मतलब सबके सब उसको समर्थन करते रहे, तो वो कंपिंग मेजोरिटी हमेशा आगे पास होता रहा। जहाँ तक विरोध में कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विल पावर नहीं है। आपने देखा कि महिला आरक्षण विधेयक कितनी बार संसद में लाया गया और कितनी बार वहाँ फाड़ दिया गया। बिल्कुल, चंद लोगों के सही साथ, प्रश्न, चंद लोगों ने उसको जो है पिछड़े उड़ाने के साथ हमें वर्टिकल जो है आरक्षण चाहिए हमारे पिछड़े लोगों के लिए। जब एक सामान्य सी चीज आप वहाँ नहीं पास करा पा रहे, तो पूरे जो आपके जो है 68-69 साल से जो चला आ रहा है उसका कहाँ से निकाल देंगे, मुझे इसलिए असंभव लगता है कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक धारणा, एक मंथन भागवत जी ने छोड़ा है, आम लोगों में इस पर चर्चा होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, और मैं समझता हूँ जो आरक्षित वर्ग है ये उन्हीं से आवाज उठनी चाहिए कि जो पिछड़ गए उनमें से। मैं शुरू से एक बात कहता रहा हूँ, उसमें एक वर्ग है जो उभर के ऊपर तक चला गया, लेकिन बाकी का वर्ग न उसे शिक्षा मिली, न उसे कोई आरक्षण का फायदा मिला, वो वर्ग जिस दिन खड़ा हो गया वो कह गया नहीं आर्थिक रूप से इसका होना चाहिए, ये परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन परिवर्तन राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर कैसे आएगा, ये भी सवाल है। संजीव जी क्या कहते हैं?
नहीं, बिल्कुल देखिए बात सही है। मैं इस समय जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है बहुत मजबूत सरकार है। आपने देखा होगा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री महोदय ने अपील की थी लोगों से छोटे से कि आप गैस पे सब्सिडी देना छोड़ दीजिए। लोगों ने माना, अच्छा किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य, अगर आप एक अपील करें इस तरीके की, आज मोहन भागवत जी का सुझाव है, आप भी अपील करें कि, तो उससे बहुत असर पड़ेगा और समाज के हर व्यक्ति को फायदा मिलेगा। अब उसमें एक आपने कोई ए जात और बी जात के लिए कहा, तो ठीक है, अब बहुत समय हो गया, 68 वर्ष हो चुके हैं उनको, उनमें से बहुत से लोग हैं अब उस लेवल को क्रॉस करके बहुत मुख्य धारा में आ चुके हैं। तो ये अगर स्थिति आप मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, आप करेंगे वाकई, जैसे अभी नेगी जी ने भी बताया कि अगर इच्छा शक्ति जो है आप में नहीं है तो कि कुछ देश के लिए हम करके जाएंगे, तो नहीं बनेगा। अगर आप चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा और ये बहुत सुनहरा मौका है, मैं तो यही कहूंगा। और मेरी एक बात ये भी नहीं समझ में आ रही है कि जैसे कि अभी आपने देखा होगा हमारे पैनल में ही तमाम लोग इस बात को जो है इनकी बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने जो कहा इस पर विचार होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि हर बात को मानती है, उन पे अमल करती है, सिरे से नकार रही है कि नहीं ऐसा कुछ। अरे समीक्षा तो करिए, आपसे ये तो कौन कह रहा है कि आप उसको ये कर दीजिए, उसमें देखिए समीक्षा में क्या निकल करके आ रहा है। बहुत दिक्कतें हो जाएंगी अगर इसकी समीक्षा तक करेंगे आप। देखिए, दो विषय आपके पैनल से आए हैं। पहला विषय तो अनुज आत्रे जी ने उठाया था कि टाइमिंग का। मैं जरा इनको याद दिला दूं कि पिछले विधानसभा के जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, उससे पहले 21 दिसंबर को इन्होंने एक कार्ड खेला था, मुस्लिम आरक्षण का कार्ड। शायद याद होगा, प्रोफेसर साहब अच्छी तरह जानते होंगे, नेगी जी अच्छी तरह जानते होंगे। इन्होंने आरक्षण का एक कार्ड खेला था, मुस्लिम आरक्षण आएगा। तो आज आपने जब मोहन भागवत जी ने इस तरह का एक अपना विचार रखा कि लोकतंत्र है, यहाँ पे हर आदमी स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए, उसके बाद प्रतिक्रिया देखिए लालू प्रसाद जी की क्या आई है। तो ये देखिए, और दूसरी बात, जहां तक संजीव निगम जी ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले ही डिफाइन करा हुआ है, एक क्रीमी लेयर बनाई हुई है कि उस क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो भी आएगा उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जितने भी ओबीसी इसके अंदर आते हैं उनके लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दी हुई है कि 50% से ऊपर ये आरक्षण नहीं जाएगा एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे ये 50% के नीचे ही रहेगा। उसके अलावा अगर कोई ओबीसी में आता है उसके लिए अलग से बोर्ड बना हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट उसको पहले रिकमेंड करती है, वो बोर्ड रिकमेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट को, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन लेती है कि इस जाति को क्या ये सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर पिछड़ी हुई है, दोनों चीजें देखी जाती है, उसके बाद उसको शामिल करती है। और जहां तक हमारी सरकार का है, हमारी सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि इसमें कोई पुनर्विचार करा जाए। चलिए अत्रे जी, लेलन जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, जो 50% की बात आप कह रहे हैं सारे स्टेट्स में नहीं है। मैंने कहा कि साउथ के 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां 60% का आरक्षण है, और नॉर्थ ईस्ट में तो 3 स्टेट ऐसे हैं, नागालैंड, मिजोरम और एक और स्टेट है, जहां 80% रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ये ठीक है कि वो वहाँ की स्थिति ऐसी है, पॉपुलेशन स्टेट टाइप्स की है और उनको आरक्षण चाहिए, तो उसकी वैधता पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो 50% की सीलिंग की बात कर रहे हैं ठीक नहीं है। और भी बहुत सारे स्टेट इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने कई बार ट्राई किया उस 50% को लांघने का। आंध्र प्रदेश उसका एग्जाम्पल है, जहाँ हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया। तो ये आगे बढ़ती जा रही है। अब जो पटेल लोग ये डिमांड कर रहे हैं, तो इस तरह से जो अगर इस तरह के डिमांड गवर्नमेंट कंसीड करती जाएगी तो इसका एंड कहाँ होगा? फिर कौन ऐसा रह जाएगा जिसका रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा? पटेल समुदाय के आरक्षण को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सीधा सीधा ये भी चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वहां फिर दिक्कत आ जाएगी, उसकी दिक्कत आएगी। और फिर ये कि बिहार के चुनाव के टाइम में भागवत का भी स्टेटमेंट मैं समझता हूँ बीजेपी के लिए थोड़ा सा awkward लग रहा है। ये बात ठीक है, क्योंकि व्यावहारिक रूप से अभी हम तुरंत ये कर नहीं सकते, और ना तो नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार ये डिक्लेरेशन कर सकती है कि नहीं हम आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। वो कोई इस समय इस स्थिति में कोई भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक विचार, जहाँ तक मंथन वाली बात है, एक कमेटी बनाने वाली बात है, बैठ के बात करने वाली बात है, मेरे ख्याल में उसमें कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। और आप अभी कमेटी मत बनाइए, आप चुप रहिए, चुनाव के बाद बनाइए, जब बनाइए। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि इसमें देश को बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। और भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इस तरह से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, और इसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी भी बदनाम हुई है सारी दुनिया में। तो ये एक ऐसा सवाल है कि इसके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। लेकिन ये विचार करना कितना चुनौती भरा लग रहा है आत्रे जी आपको सरकार के लिए? निश्चित रूप से इसमें चुनौती तो है ही है। आप अगर गवर्नमेंट कर पाएगी, जैसे ललन जी कह रहे हैं कि अभी
नहीं, अगर इच्छा शक्ति हो तो कर देना चाहिए। करने में कोई, आप अभी लागू करने नहीं जा रहे हैं, किसी को छेड़ने नहीं जा रहे हैं। जिस प्रकार से मोदी जी चुनाव से पहले कितनी बातों इन्होंने बोला, धारा 370 के लिए इतना बढ़ चढ़ के बोला कि चर्चा तो होनी चाहिए। हम कहते हैं इस विषय पे चर्चा तो करे सरकार। धारा 370 सरकार में आती है, अपने इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी। कितना बढ़ चढ़ करके मोदी जी ने कहा था जिस पे चर्चा करे, कहां चर्चा हो रही है? आज इस विषय पे चर्चा की आवश्यकता है। चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, इनको चर्चा करनी चाहिए, लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए। आज परिस्थितियां अगर बदल गई हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ रहे हैं, अगर उनको कहीं ना किसी तरीके से इसमें आरक्षण की उसमें शामिल किया जा सकता है, और जिन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और उनसे उससे उस दायरे से बाहर किया जा सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं समय आवश्यकता है, समय की मांग है, तो लेने में सरकार को कोई बुराई नहीं है। एक ट्रायल ले लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। गीतांजलि जी, कांग्रेस के लोग भी अब ये चाहते हैं धीरे धीरे। देखिए, भरद्वाज का स्टेटमेंट आया है, जो पहले आपके लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। जनार्दन द्विवेदी का स्टेटमेंट आ चुका है। हालांकि पार्टी ने कहा कि नहीं, हमारी कांग्रेस की ओर से स्टेटमेंट इसलिए तो नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, इस तरह की नहीं। देखिए, वो भी, लेकिन ये जैसे जनार्दन द्विवेदी का स्टेटमेंट तो इसके बहुत पहले आया था, भागवत का स्टेटमेंट तो अब आया है, ये सब स्टेटमेंट इसके पहले ही आ चुके हैं। ये तो और पार्टियों में भी इस तरह का मंथन हो रहा है। 2-3 पार्टियां छोड़ के जो सिर्फ कास्ट बेस्ड हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, एसपी है, या लालू जी की पार्टी है, ये तो टोटली कास्ट बेस्ड पार्टी है। इनको छोड़कर बाकी और सभी पार्टियों में इस तरह की बात धीरे धीरे आएगी और अभी भी चल रही है। अब जैसे नीतीश कुमार बहुत खुले दिमाग के आदमी है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई बात अब लाई जाए तो वो भी इस बात को कंसिडर करने को तैयार हो सकते हैं। तो आप जो नेता, हमारे प्रबुद्ध नेता इस वक्त जितने हैं, मैं नहीं समझता कि वो कहेंगे नहीं सब कास्ट बेसिस सारा होना चाहिए, और एक जनमत तैयार करने वाली बात है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा काम जो है गवर्नमेंट के लिए, जो इतने सालों से यूं ही चला आ रहा है, और जैसे कि आरक्षण का विस्तार की हम बात करें, मैं आती हूँ आपके पास संजीव जी, जो आरक्षण के विस्तार की हम बात कर रहे हैं वो लगातार बढ़ रहा है, वैसे में एक बड़ी चुनौती गवर्नमेंट के सामने है। क्रांतियां ऐसी ही हुआ करती है। ललन जी, मैं और जयप्रकाश नारायण जी का देखिए, जब उन्होंने क्रांति की। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लगातार चर्चा यूं ही जारी, छोटे से ब्रेक जल्द लौट रहे हैं। Advertisers scaling new heights in outdoor media. 3-4 महीने पहले मेरे बाल पता नहीं क्यों बस गिरने लगे। 3 महीने तक ये चलता रहा। फिर मैंने सोचा अब मैं केश किंग की जो एडवर्टाइजमेंट करने लगी हूँ तो मैं इसे आजमा कर देखूँ। एंड यू नो व्हाट, मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं केश किंग की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, मगर मैंने इसे सच्ची में हर रोज लगा कर देखा और 3 हफ्ते में मेरे बाल गिरने सच में कम हो गए। इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्कड फॉर मी। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. Global advertisers scaling new heights in outdoor media.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा करें उस आरक्षण की जो आंख के जैसे फैलता जा रहा है। आरएसएस का एक सुझाव आया है सरकार के लिए, लेकिन क्या सरकार इसे मानेगी? एक बड़ी चुनौती इस वक्त खास तौर पर तब बन रही है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या कह रहा है ये सुझाव, इसी पर हम चर्चा करें। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद है संजीव निगम, नेता आप। लल्लन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में मौजूद हैं। और अनुज आत्रेय, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ में मौजूद है। जैसे हम लल्लन जी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि आरक्षण जो है ये अब जाति आधारित ना होकर अलग तरह से होना चाहिए। कितना आसान है? एक बड़ी चुनौती गवर्नमेंट के लिए तो है जाहिर तौर पर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो शायद इसमें बहुत वक्त लगना भी नहीं चाहिए। अब ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये सुझाव जो है वो सरकार की परेशानियां लगातार बढ़ा रहा है। कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त गवर्नमेंट के सामने है? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन हर चुनौती का गवर्नमेंट को सामना तो कभी न कभी करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है, बिहार का इलेक्शन तो महीने 1.5-2 महीने की बात ही खत्म हो जाएगा। इस विषय पर इसके ऊपर चर्चा तो होनी ही चाहिए। देखिए, जब भी कोई क्रांति होती है तो बात यही होती है कि कोई बहुत ताकतवर चीज़ है उसको कैसे हटाना है, एक नई चीज़ लाना है। अब भारत अंग्रेज़ों के अधिकार में था, 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब कोई गांधी पैदा हुआ और उसने इतनी बड़ी बगावत अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ की और अल्टीमेटली अंग्रेज हुकूमत यहाँ से चली गई। तो ये तो एक सामाजिक दुर्व्यवस्था है, जातिवाद जो हमारे देश में है। और हमारे यहाँ तो राजा राम मोहन राय जैसे लोग और बहुत से लोग हुए जिन्होंने बड़े क्रांतिकारी ढंग से समाज में सुधार किया है, और लाजपत राय जी और बहुत से लोग। तो ऐसा कोई न कोई नेता पैदा हो या अपने देश में कुछ इस तरह का नेतृत्व बने, जयप्रकाश जी जैसी कोई प्रतिभा है या कुछ हो, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि जातिवाद ये ख़त्म कर दिया जाए या इस तरह के जो जातिवाद के बेस पर जो आरक्षण उसे समाप्त कर दिया जाए। मैं नहीं मानता कि हम ये बात मान के बैठ जाएं कि ये तो व्यवहारिक है ही नहीं, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। अब मोहन भागवत जी ने एक सवाल उठाया है और भी देश में बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें, उन्होंने तो सीधी सीधा चुनौती सामने रख दी है गवर्नमेंट की, ऐसा करके दिखाएं। लालू प्रसाद यादव का तो और कोई बेस है ही नहीं सिवाय जात के, इसलिए वो चुनौती तो रखेंगे ही। जिन लोगों का राजनीति में और कोई बेस नहीं है और सिर्फ जातिवाद ही बेस है, ऐसे ही लोग जातिवाद के पक्ष में रहेंगे। बाकी समाज तो बहुत बड़ा है, उसमें लालू प्रसाद ही तो नहीं है या कुछ जातिवादी लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो प्रबुद्ध हैं और ढंग से भी सोचते हैं। तो समाज में परिवर्तन तो उन लोगों के द्वारा आएगा। नेगी जी, क्या वजह है कि आरएसएस का हर विचार मानने वाली बीजेपी अब इस विचार को स्वीकार नहीं कर रही है? कौन सी रणनीति है ये? क्या आरक्षण कहीं ना कहीं ये जो रणनीति है जिस पर पूरी तरह से स्टैंड गवर्नमेंट नहीं ले रही है, क्या बिहार विधानसभा इसकी एक अहम वजह मानी जाए फिलहाल अभी ताजा स्थिति में? ऐसा है कि इनडायरेक्टली भागवत जी ने जो बात कह दी है वो कहने के बीजेपी के साथ उनकी बातचीत हुई है, बगैर उसके उन्होंने नहीं बोला होगा, लेकिन बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी इस बात को, क्योंकि अभी चुनाव होने। ठीक है, और चुनाव दो स्टेट यूपी और बिहार को इन्होंने जो है जीतने के लिए बहुत जरूरी है और उसके लिए पूरा जोर लगाएंगे। ठीक है, सवाल यह है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो क्रीमी लेयर 5 लाख तक किसने पहुंचा दी? क्या 5 लाख क्रीमी लेयर आम आदमी है कोई? तो क्रीमी लेयर का कोई संवैधानिक कोई प्रावधान न तो सीधा तो जैसे जैसे इनकम टैक्स की रेंज जहाँ तक है वो क्रीमी लेयर होनी चाहिए, उससे ऊपर जो हो गया वो उसको नहीं मिलेगा, तो बाकी लोगों को मौका मिलता वो नहीं मिल पाया। दूसरा, शिक्षा के स्तर पर उनकी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ उनको शिक्षित करो, उनको सक्षम बना दो और एक ओपन कंपटीशन उनको आने दो, लेकिन वहां नहीं हो रहा है। तो सवाल है कि सिर्फ इसको राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए तब राजनीतिक दलों ने विशेष करके इसका इस्तेमाल किया है, जिसको एक पक्ष के लिए उत्थान के लिए जो रखा गया था मुद्दा, वो इनके राजनीतिक दलों को उत्थान के लिए उदय के लिए हो गया। अभी आपने बीच में देखा कि जब जाट आरक्षण की बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, गुर्जरों का आरक्षण की बात हो रही थी तो मीनाओं ने अलग से झंडा उठा दिया कि नहीं ये ओबीसी में नहीं इंक्लूड होने चाहिए। तो अभी पटेल आरक्षण के टाइम पे भी गुर्जर जो है वो सामने आ गए थे। वो समुदाय पटेलों का जो वहाँ पे हो रहा है, तो पटेलों के खिलाफ जो ऑलरेडी ओबीसी में है उन्होंने झंडा उठा दिया था, जो विरोध करने लगे कि नहीं पटेलों को नहीं मिलनी चाहिए। मतलब ये अगर ये इंक्लूड होंगे तो हमारी जो परसेंटेज और कम हो जाएगी, हमारे को और कम सुविधाएं मिलेंगी। तो ये व्यवस्था तो कभी न कभी तो खत्म तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा सिर्फ मानना ये है ये व्यवस्था खत्म कराएगी वही वर्ग
जिनको आरक्षण दिया गया है, और जिस दिन वो एकजुट हो जाए कि हमें इस व्यवस्था में नहीं, हमें जो है इकोनॉमिकली आधार होना तो चाहिए। कुल मिला के जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं आगे आना होगा इस आरक्षण को समाप्त करने के लिए। पहचान वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अभी जाति आधार पर वो पहले से होता है शेड्यूल कास्ट का ये बनाने का, लेकिन जब इकोनॉमिकली होगा तो वहां पर जाति आधार नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो थोड़ी सी हीन भावना से लोगों को देखते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए वाजपेयी जी कैसे देख रहे हैं, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप नेगी जी की बात से? देखिए, नेगी जी ने अपने विचार रखे हैं, प्रोफेसर साहब ने अपने विचार रखे हैं, संजीव जी की अपनी बात है, अनुज जी की अपनी बात है, लेकिन जहां तक मेरी बीजेपी की बात है या सरकार की बात है, तो सरकार के पास देखिए, आपने अभी बोला कि संघ ने विचार रखा, संघ का ऐसा कोई विचार नहीं है, ना संघ ये चाहती है कि आरक्षण खत्म हो, लेकिन मोहन भागवत जी ने अपना एक विचार रखा, जिसको आप उनका एक पर्सनल विचार कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसी बात कही, वो भी एक सवाल के जवाब। लेकिन मोहन भागवत जो भी कहते हैं वो संघ के विचार माने जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने व्यक्तिगत कोई टिप्पणी की है। अगर उन्होंने पहली बात तो उन्होंने जो बात करी वो पर्सनल लेवल पे बात करी, दूसरी बात अगर उनको पर्सनल लेवल पे उन्होंने बात की और सार्वजनिक कर दी, अगर इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं सीधा आपसे होती। इसीलिए मैं उसको मेरे सेंटेंस को कंप्लीट आप समझ जाएंगे जी। अगर उनको ऐसी कोई बात कहनी होती तो वो हमारी सरकार में इतने सक्षम है कि सरकार में किसी को, चाहे मोदी जी को या किसी को भी बोल सकते थे कि इस तरह में ये कमियां हैं, इसको इस तरह से दूर करा जाए। चलिए, आज आपने ये तो माना कि वो सीधा सीधा कह सकते थे, आपकी पार्टी पर उनका अगर समाज के उत्थान की कोई बात है तो संघ हमारे को बिल्कुल अपनी सलाह बताता है, और हम उस सलाह को बिल्कुल उनकी सलाह को समझते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि हम उस पर काम ना करें। तो इस सलाह को आप क्यों नहीं मान रहे हैं? ये सलाह नहीं है, मैंने आपको यही तो बताया ना, ये उनका अपना एक विचार है। विचार क्यों नहीं मान रहे हैं आप? चलिए, विचार है तो ये विचार तो जग की भलाई के लिए है। नहीं, ये विचार तो आज वक्त की जरूरत है। विचार यहाँ पे बैठ के आप भी अपना विचार व्यक्त कर सकती है, मैं भी कर सकता हूँ, अनुज जी भी, सबके अपने अलग विचार होते हैं, लेकिन सरकार ये जरूरी नहीं है कि उस विचार को साकार करना तो आप ही के हाथ में है। सुनिए, ये अगर सत्ता आपके हाथ में है इस वक्त। ये पर्सनल उनका मोहन भागवत जी का एक विचार, एक सवाल का जवाब है, लेकिन ये विचार मैं वही तो कह रही हूँ वाजपेयी जी, ये विचार तो जनता की भलाई के लिए है। ये आरक्षण की आग जो लगातार बढ़ रही है, इसको कहीं ना कहीं दबाव देने के लिए, बिल्कुल उन्होंने समाज के लिए बहुत बेहतरीन कदम हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और उन्होंने समाज से ही अपील करी है कि समाज से कुछ लोग आए जो गैर राजनीतिक हों, और वो इस तरह का व्यवस्था बनाए कि जिसमें कि किस जाति को, किस वर्ग को कितने साल के लिए आरक्षण मिलना चाहिए, या कौन सी जाति इसको इसमें से निकालनी चाहिए, ये व्यवस्था नॉन पॉलिटिकल हो। ये उनका ही विचार है, उन्होंने ही अपने विचार में बोला है। इसमें कहीं किसी राजनीतिक पार्टी को ना तो उन्होंने कोई सलाह दी है, ना किसी राजनीतिक पार्टी। गवर्नमेंट की भूमिका तो इसमें बहुत जरूरी है ना। गवर्नमेंट ने अपनी भूमिका इसमें जरूरी है, अगर उनके विचार भी है और जो जैसे भी साकार होता है तो गवर्नमेंट की भूमिका तो चाहिए। बिल्कुल, जैसे नेगी जी ने कहा कि जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं उन्हीं को सामने आना चाहिए, भले ही वो सामने आ जाए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने भूमिका स्पष्ट कर दी है। शाम को 5 बजे रविशंकर प्रसाद जी ने स्पष्ट तौर पे ये स्पष्ट कर दिया कि देखिए, हमारी सरकार किसी भी तरह का कोई भी आरक्षण के ऊपर कोई ना तो रिवीजन करने जा रही है, ना ही कोई इस तरह का विचार हमारी गवर्नमेंट के सामने है। ललन जी, देखिए, मोहन भागवत जी एक ऐसी संस्था को हिट कर रहे हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। ये बात ठीक है कि बीजेपी के ऊपर उनका दबाव है और बीजेपी को कुछ भी वो कह सकते हैं, लेकिन ये बात जो उन्होंने कही है, मैं समझता हूँ आज के सामाजिक संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक बात है। बिल्कुल, कि ये जातिवादी जो व्यवस्था हमारे देश में आरक्षण की है, ये खत्म होनी चाहिए। और आप उनके बयान को जरा, स्टेटमेंट को गहराई से पढ़िए, उसमें एक बात और भी लिखा हो कि एक तो ये पॉलिटिकल कमेटी हो जिसमें राजनीतिक लोग न हो, बाकी समाज के सेवी हों और इस तरह से लोग हों। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि कितने दिन के लिए, किसके लिए आरक्षण और कितने दिन के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, और जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी हो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस न हो, सिर्फ उतना ही इंटरफेरेंस हो कि उसमें करप्शन न हो या इस तरह की कोई चीज न हो। आप पूरा स्टेटमेंट देखिए मोहन भागवत का, बिल्कुल। बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि मोहन भागवत का ये पर्सनल स्टेटमेंट है। ये जो उनकी विचारधारा है, उनके आरएसएस की वो विचारधारा उन्होंने व्यक्त की है, और मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ ये उनकी विचारधारा नहीं है, अब और पार्टियों में भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए हमको इसको नकार देना इतनी आसानी से मैं ठीक नहीं समझता। रविशंकर जी ने क्या कहा या बीजेपी के लोग इस समय क्या कर रहे हैं, ये उनका कंपल्सन है। चुनाव की प्रतिक्रिया तो देनी थी, अगर आरएसएस की ओर से कोई बात कही गई है तो बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया तो आनी थी। चुनाव की आपकी कंपल्सन से, उसकी वजह से आप नहीं बोल रहे हैं। बाकी मेरा ख्याल है कि अगर आप बीजेपी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि अगर ओपनली उनको कहा जाए तो वो भी यही कहेंगे कि इस तरह के आरक्षण समाप्त होने चाहिए। संजीव जी,
देखिए, मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि जो वर्तमान सरकार है, इसको मैं इस वजह से धन्यवाद देता हूँ कि एक मतलब हो चुके हैं 15 महीने करीबन हो चुके हैं, 25% कार्यकाल हो चुका है, तो आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, आपने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, आपने नीति आयोग नाम बदला, तमाम उसमें अंदर चेंजेस भी किए हैं, ठीक है। अभी आपने डाक टिकट के बारे में आपने कुछ चेंजेस किए हैं, और आपने जो छोटे लेवल पर जो भर्तियां होती थी ना, तो उसमें आपने कहा इंटरव्यू खत्म कर देंगे, सीधे जो होंगे। आप ये अच्छे काम करें जिनकी हम सराहना करते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी एक समाज के लिए बहुत बढ़िया कदम है जो कि आज मोहन भागवत जी ने उठाया है। और मुझे ये नहीं समझ पे आ रहा कि जब आप इतने अच्छे काम करो, आपने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं जो कि 60 साल से, पिछले 68 साल से व्यवस्था में जो कहीं पंगु थी वो उसमें आपने किए हैं, आपने नागालैंड को समस्या को समाधान किया है, तो आप इससे क्यों पीछे हट रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप कुछ तो रिड्यूस होता, ये जो 50% की स्थिति है रिड्यूस होकर के 40% आती, 35% आती, 30% आती, जो वाकई समाज में ऐसे लोग हैं जो अभी इसके हकदार है उनको मिलना चाहिए। आप कुछ करते और आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है, और आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किस वजह से नहीं करना चाहते हैं। क्या चुनावों का आप देख रहे हैं या कोई और कोई वजह है? बीजेपी तो इस सलाह को पूरी तरह से मानती नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी क्या इसमें पूरी तरह से इससे सहमति रखती है? देखिए, ये अभी और क्या इसके लिए आम आदमी पार्टी अपने कुछ कदम बढ़ाएगी? आम आदमी पार्टी हर उस काम की, हर उस बात की जो है सराहना करती है जो कि समाज से जुड़ा हुआ है। समाज हित के लिए अगर ये लोग शिक्षित होंगे तो हम हर उस बात की, अच्छी बात की जो है प्रशंसा करते हैं। तो अब अगर हमें जहां जहां मौका मिलेगा हम तो बढ़कर करके आएंगे ही आगे। लेकिन ये एक कमेटी बनाने की बात कही, आप छन करके देखिए इसमें निकल के आता क्या है। आप जोड़िए ना ऐसे समाज के विद्वान लोगों को उसमें रखिए, देखिए क्या जैसे वेतन आयोग बनता है, लोग तो जुड़ेंगे ही, लेकिन जो कंटिन्यू इन्हें तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इनके पक्ष में है सालों से, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कि ललन जी ने भी कहा, सालों से इसका विस्तार जो है वो होता जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल करने की जरूरत जो है वो पहले ही थी, लेकिन किसी को वो जरूरत नहीं लगी, क्योंकि वोट बैंक का आधार भी तो है। वो उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी, मिली जुली सरकार रही है या कोई वजह, आज की तारीख में 30 वर्षों के बाद ये मौका आया है। 30 वर्षों से ऐसा मौका आया ही नहीं है। तो अब अगर इस मौके को आप गंवाएंगे तो फिर क्या होगा? इसका मतलब आपकी भी इच्छा शक्ति नहीं है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते। बहुत बढ़िया मौका है, कुछ करिए तो देश का हित होगा, अन्यथा तो फिर राजनीतिक आप करते। आपको नहीं लगता है कि ये काम अगर ये सुझाव बीजेपी को दिया गया है तो बीजेपी के अलावा और जो अन्य राजनीतिक दल हैं, क्योंकि ये देश की समस्या है, आरक्षण किसी राजनीतिक पार्टी की समस्या नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है, क्या तमाम राजनीतिक दल इस पर एक होंगे? आपकी पार्टी किस तरह से इसको ले रही है? देखिए, मैं वाजपेयी जी की बात का एक जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल। कि इन्होंने बोला जी मोहन भागवत जी की एक व्यक्तिगत राय है, उन्होंने विचार रखा है, सरकार को सलाह नहीं दी है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, देश जानता है सरकार कौन चला रहा है। नागपुर से बैठ करके सरकार चलती है तो यहाँ से जो बात वहां से चलती है वो वहां पे आकर के पूरी होती है। उन्होंने पूरा एक ब्लूप्रिंट बना करके दिया है कि किस प्रकार से इसका होना चाहिए, कैसे इसका किस तरह के लोग शामिल हों, किस तरह के लोगों को इसमें क्या विचार रखना चाहिए। और ये देखिए, आज नहीं तो कल इनको इसको मानना पड़ेगा, और ये समय की आवश्यकता भी है। आप इसको आज अभी चुनाव से, बिहार इलेक्शन के बाद आप अभी चुनाव के डर से आप इस चीज को आज सरे से इन्होंने बिल्कुल निकाल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाल दिया। पर इनको ये कहीं ना कहीं इनको इसमें अभी क्या सवाल पूछा आत्रे जी? सवाल आप पूछ रहे थे? सवाल यही पूछ रहे थे कि क्या सरकार को क्या अभी ये आज ये इस चीज का दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव के बाद में जब ये चीज दोबारा से आरएसएस की तरफ से मांग आएगी, ये उसको फिर से नकार देंगे? और ये भी उन्होंने कहा है कि आज नहीं तो कल आप इस बात को स्वीकार करेंगे। क्या आप इंतजार करें बिहार विधानसभा चुनाव? आरएसएस की कोई मांग नहीं है, आरएसएस का कोई इसमें कोई दखल सुझाव का क्या करेंगे? मांग हटा दें। मैंने बताया ना, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो आरएसएस की मांग नहीं है, आपकी बात है ये। जो सुझाव इस वक्त देश की एक बढ़ती समस्या को खत्म कर सकते हैं, उस सुझाव को सत्ता पे बैठी पार्टी को मानने में क्या परेशानी? देखिए, हर वही समय सरकार के लिए कंपल्सन नहीं होता कि हर कोई सुझाव दे, हर किसी के सुझाव क्या ये सुझाव ये सुझाव नहीं है। मैं आपको बार बार कह दूं, ना तो ये सलाह है ना ये सुझाव है, ये उनका एक विचार है। क्या ये सुझाव या सलाह या जिस भी तरह से आप इसे ले रहे हैं, क्या आरक्षण की आग जो लगातार बढ़ रही है इस पर काबू नहीं पाया जा सकता? नहीं, मैंने बताया ना, मैंने शुरू में आपको बताया कि जब संविधान में आरक्षण की जब व्यवस्था की गई थी तब भी ये विचार रखा गया था कि जो छुआछूत वाली बीमारी है इसको खत्म करने के लिए आरक्षण व्यवस्था करी जा रही है। लेकिन तब तक ये चला वाली गवर्नमेंट जो भी
मैं तो अब जो गवर्नमेंट है उससे ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आरक्षण की आग लगातार बढ़ रही है और ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त सत्ता में बैठी है, आपकी पार्टी है, देखिए हमारा तो कमिटमेंट है कि जो भी लास्ट पॉइंट पे जो भी है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे किसी भी वर्ग का है, उस तक विकास की आग पहुंचे, विकास की वहां तक राह पहुंचे, विकास का उजाला वहां तक पहुंचे। हमारा तो कमिटमेंट है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा नारा भी यही है, सबका साथ सबका विकास, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपके विकास के मुद्दे को आप आगे लेके बढ़ रहे हैं, इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आरक्षण की आग कैसे खत्म होगी इस पे सवाल जरूर है। नेगी जी, जिस तरह से अभी आपने देखा कि वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हर सुझाव जो है वो माना नहीं जाएगा, हर सुझाव मानना जरूरी नहीं होता है कि वो सुझाव नहीं है। नहीं, चलिए जो भी सुझाव है, एक बात है जो जनहित के लिए है, किस तरह से क्या वाकई खाली सुझाव नहीं, आप पूरा बयान देखें उनका, जो 5 जनवरी उसमें छपा है, उसमें उन्होंने पूरा एक डिटेल्स रिपोर्ट बनाई है, कैसे होना चाहिए, जैसे भी यात्री जी ने कमेटियां बनेगी, कैसे इस पर विचार होना चाहिए, तो वो एक पूरी लाइनअप दी गई है। और वो सही बात है कि बिहार के चुनाव में जहाँ पे 70% जो है आरक्षित वोट है, जो एक वर्ग ऐसा है कि वहाँ इस टाइम तो बीजेपी इसको छेड़ेगी नहीं। और मैं भविष्य में भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल में इतनी इच्छा शक्ति है कि इस पर हाथ डालेगा। मैंने एक ही बात पर बराबर एक चीज कहता हूँ कि मैं समाज के उस वर्ग से मिलता हूँ जो वाकई में पिछड़ा है, जो आज तक जो है जिसको जो है वो सुविधाएं नहीं मिली है, उनका वो खुद दुखी है कि हमें तो कुछ मिलता नहीं है, हमें क्या फायदा इससे। तो वो फायदा वहाँ निभाते उनके लोगों को, उनके बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनने में सुविधा मिले, वो बिना फीस के वहाँ उनकी पढ़ाई हो, हायर एजुकेशन उनके किताबें मिले। ये जाति आधारित जो आरक्षण है, इसको लेकर कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो विशेष क्षमता होती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य किसी उसके टैलेंट में हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब जाती है, क्योंकि जाति आधारित आरक्षण है, जाहिर तौर पर योग्यता होते हुए भी दब जाती है। तो उससे कहीं ना कहीं समाज में अलग अलग, हम कह सकते हैं एक अलग तरह की विकृति आ जाएगी कि भाई आखिर ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। वही बता रहा हूँ, व्यक्ति जैसे कोई डॉक्टर बहुत अच्छे नंबर से पास होता है, ठीक है, लेकिन वो एक ऐसे वर्ग से जिसको आप पिछड़ा कहते हैं, वो जाति आधार पाया उसमें है, और वो आरक्षण वो जनरल कोटे में से निकल के आया है, लेकिन तब भी आगे जाकर भी उसको उसी उसमें निकाह से देखा जाता है और उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं रहती। तो ये तो खत्म होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आप योग्यता के आधार पर सभी आएंगे सुन करके, आप उनको शिक्षित करिए, उनको उतनी सुविधाएं दे दें कि वो एक जनरल कंपटीशन के अंदर वो बच्चा निकले और वो आगे जाके निकल पाए। लेकिन सवाल यही है कि ये होगा कैसे, एक सवाल यही तो बना हुआ है नेगी जी कि आखिर ये होगा कैसे। इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, बिल्कुल। मैं एक बात अगर मोदी जी ये कह दें कि मुझे 5 साल के बाद मैं आऊं या ना आऊं, मैं देश के अंदर एक नया दिशा देखे जाऊंगा, मैं नया परिवर्तन करके जाऊंगा, तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन उस आग को छेड़ेगा कौन? जो सड़कों पे लगेगी वो आसान तो नहीं है। बिल्कुल। 27% आरक्षण ओबीसी का हुआ था लागू, हमें पता है कि किस तरह छात्रों ने जो है आत्महत्या किया, किस तरह से उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर उसको समझने 1 साल लगा था। तो वो पॉसिबल नहीं है, उसकी हिम्मत उतनी तैयारी होनी चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक जो वर्ग शोषित है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जब तक उसकी तरफ से पहल ना हो, जिस दिन वो झंडा उठा देंगे, ये राजनेताओं ने उनका शोषण किया, सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जिस दिन वो वोट बैंक से बाहर निकल आएंगे, सरकार को बहुत आसानी होगी। इसलिए परसों उनको वही नीचे से करना पड़ेगा। और इनका मैं मोहन भागवत जी से ये कहूंगा कि आरएसएस के लोगों को उन्हीं वर्गों से उन्हीं आवाज उठाने की कोशिश करें, ताकि वो पोलराइज करें तमाम चीजों को कि नहीं अब ये नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त से बाहर है। वाजपेयी जी, क्या वाकई आप इंतजार करेंगे जो आरक्षण की मांग को उठा रहे हैं वही समुदाय आगे आए और कहें हमें आरक्षण नहीं चाहिए, या फिर आप कोई ठोस? अब आप कुछ शब्द मेरे मुंह में डालना चाहें? नहीं, मैं शब्द मुंह में नहीं डाल रही हूँ, मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ। देश की जनता आपकी ओर देख रही है, आरक्षण की आग लगातार बढ़ रही है। मेरा सवाल फिर वही है, एक सजेशन है जो वाकई इस आग को खत्म कर सकता है। इस सजेशन को मानने में आपको क्या प्रॉब्लम? जिस राज्य में ये आरक्षण की आग लगी है, वहाँ की मुख्यमंत्री सक्षम थी, उन्होंने इस आग को संभाल लिया। ये किसी राज्य का मसला नहीं है। मैं इसीलिए आरक्षण किसी राज्य का मसला नहीं है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार स्पष्ट तौर पे कह चुकी है हमारे सामने इस तरह का कोई विचार नहीं है, ना हम किसी आरक्षण पॉलिसी पे विचार करने जा रहे हैं। तो सीधे सीधा आप नकार रहे हैं इस बात को, सीधा सीधा पीछे कदम खींचने वाली बात। क्वेश्चन ही नहीं है, उसका आंसर क्या बन सकता है? हमारे सामने ये कोई गवर्नमेंट के सामने इस तरह का कोई विचार नहीं है, तो उसमें क्या जवाब बन सकता है? गवर्नमेंट के सामने विचार है या नहीं है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। 2006 में सैकड़ों बच्चे इस देश के उन्होंने आत्महत्या की आग लगा के जल गए, मर गए बेचारे, यही आरक्षण के विरोध में। इसका जो दुष्परिणाम व्यावहारिक रूप से हम लोग, जैसे मैं स्वयं प्रोफेसर रह चुका हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेज, मैंने देखे हैं, एक बच्चा गरीब परिवार का क्लास में बैठा हुआ और एक बच्चा ओबीसी का क्रीमी लेयर का कोई धनी परिवार से है, लेकिन उसको वजीफा मिल रहा है।
और ना तो वो पढ़ने में आता है, ना तो वो क्लास अटेंड करना चाहता है, और ना उसको कोई इच्छा शक्ति है पढ़ने की, उसको वजीफा मिलता जाता है। और जो बेचारा गरीब आदमी का बच्चा है उसको कॉलेज छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ना तो फीस दे पाता है ना किताब खरीद पाता है। तो ये कौन सा आरक्षण? ये कैसा फर्क है? ये कैसा इस तरह का आरक्षण का किसको लाभ होता है? वाकई आप देखिए माइनॉरिटीज में भी यही बात है। माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दे दिया गया कि आर्टिकल 30 में कि आप अपनी इंस्टीट्यूशंस खुद रन कर सकते हैं, अपने मन की पढ़ाई कर सकते हैं उसमें। क्या उसका परिणाम हुआ? आज 60 साल हुए, बेचारे माइनॉरिटीज के बच्चे कहाँ हैं? कौन से अच्छे पदों पर है, या कौन से अच्छे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर, कितना % लोग वहां से तरक्की किए? तो ये देखिए आरक्षण से कोई काम इस तरह से नहीं होगा जब तक कि इसके पीछे हमारी इच्छा शक्ति है। इच्छा जैसे नेगी जी ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो तभी कुछ होगा, उसके अलावा अन्य इच्छा कुछ शक्ति नहीं। की बहुत आवश्यकता है। अत्रे जी ने अभी 2 मिनट पहले एक बात कही थी, पिछड़ा रहेगा। ललन जी, अत्रे जी ने अभी 2 मिनट पहले एक बात कही थी कि अब नहीं तो बाद में सही मानना होगा ये जो सजेशन है। हालांकि इसे सजेशन नहीं मानने कुछ हद तक ये भी ठीक है कि अब नहीं तो आगे नहीं, मतलब ये कि हमें इन चीजों को इतना टालते नहीं जाना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता, आज के परिवेश में पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्या है जो नहीं पॉसिबल है? अगर देश की जनता की इच्छा है या हमारे राजनीतिक नेता इस बात के लिए तैयार हों तो ठीक है, कुछ लोग नहीं भी तैयार होंगे तो इसका परिणाम वो भुगतेंगे। ऐसा थोड़ी है कि जनमत के आगे उनको सर नहीं झुकाना पड़ेगा। कोई 2-4 आदमी इस देश में ऐसे नेता हैं जो कहते हैं नहीं आरक्षण ही उनका बेस, आरक्षण पर ही रहेंगे, तो वो हमेशा रूल थोड़े ही करेंगे। कहाँ रूल कर पाए? 15 साल तक चीफ मिनिस्टर है, अब 1 साल को एक स्टेट उन्होंने रूल किया, उसके बाद जंगल राज हो गया, उसके बाद क्या क्या उनकी नौबत आई, जेल गए और कहाँ गए। तो इस तरह से देखिए कोई शासन इस तरह से डेमोक्रेसी में नहीं कर सकता कि एक ऐसा बेस लेके चले जो भविष्य के लिए बहुत अच्छा आधार न हो देश का। संजीव जी, आपने कल मोदी साहब की मन की बात सुनी होगी, उसमें किसी बच्चे ने कहीं से इनको सुझाव दिया था कि साहब दीपावली आने वाली है और दीपावली में जो है आप मिट्टी के जो है दिए बना करके जो है वो जलाएं। अच्छी बात है, बहुत उसकी प्रशंसा उन्होंने स्वयं की, अच्छी बात है। लोगों से अपील की ध्यान से सुनो, उससे उसका भी फायदा होगा जो वो गरीब कुम्हार कहीं दूर बना रहा होगा, तो वो सुझाव अच्छा है। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो सुझाव मोहन भागवत जी का है, अगर आप इस नजरिए से भी देखते हैं, आप तो उनकी बेहतर बातों में अमल करते हैं, अच्छी बात है। तो इसमें क्या आप सिर्फ आप इतना आश्वासन दे देते हैं प्रधानमंत्री महोदय कि ठीक है इस पर एक बनाया जाएगा और जो निकल के आएगा फैसला उस पर हम छोड़ देंगे। आपने इतना भी नहीं दिया, इसका मतलब आप शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। आपकी यहाँ पर मंशा नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, आप भी वही काम कर रहे हैं जो पिछली सरकारों ने किया है। का जो विषय है ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। और जो इस पे आज जिस बात पे चर्चा हो रही है, ये भी जिस आदमी ने बोला है वो राजनीतिक विषय नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इस पे राजनीति ना होके एक सामाजिक क्रांति जो जैसे आरक्षण के टाइम पे 2005 में हुई थी, उसमें 1-1.5 साल, अभी नेगी जी ने बताया 1-1.5 साल लग गया उसको खत्म करने में। तो अगर आप इस तरह की कोई सरकार से उम्मीद 1-1.5 साल खत्म करने में लगा, लेकिन आने वाले 10 साल तक ये आरक्षण अपना कितना विकराल रूप ले लेगा, क्या आप इसका अंदाजा लगा पा रहे हैं? आरक्षण की मांग लगातार बढ़ रही है और अब तो पटेल समुदाय जो पूरी तरह से सक्षम है वो भी आरक्षण की मांग कर रहा है। आपको क्या पता कल कोई और जाति खड़ी हो जाएगी कि आरक्षण? हर राज्य में एक हार्दिक पटेल पैदा करना चाह रहे हैं, हर राज्य में आप पैदा करना चाह रहे हैं, आप उस राज्य में संभाल नहीं पा रहे हैं। हार्दिक पटेल जैसे युवक, अरे 22 साल का वो नवयुवक है, उसी प्रकार से आप क्या चाहते हैं हर राज्य में नवयुवक हो? जब आपके हाथ से निकल जाएगी व्यवस्था आप संभाल नहीं पाएंगे। आप कम से कम भरोसा तो दीजिए देश को। राज्य की चीफ मिनिस्टर काबिल हैं, उन्होंने उसको संभाल लिया, कैसे उन्होंने टैकल करा ये सब लोगों ने देखा। क्या संभाल लिया? कितने लोगों को आपने वहां मरवा दिया बताइए ना? आपने ऑर्डर दिए, किसने मरवा दिया? किसकी जिम्मेदारी है? था इसके पीछे वो लोग तो चाहते थे कि किसी तरह गुजरात में तबाही फैल जाए, लेकिन ये तो वहां की मुख्यमंत्री थी, सक्षम थी। आपको लग रहा है कि वाजपेयी जी तबाही खत्म हो गई है? हाँ, आपको लग रहा है वो तबाही खत्म हो गई है? आज आप कीजिएगा, ये ऐसे गलतफहमी में सरकार ना रहे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पटेल समुदाय अभी भी आरक्षण की मांग कर रहा है और हार्दिक पटेल की बातें आपने लगातार सुनी होगी। वो अमेरिका में जाकर के एकत्रित कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री के दौरे में चुनौती आपकी गवर्नमेंट के लिए, और वो चुनौती बिहार विधानसभा से चुनाव से जोड़कर भी उसने एक बात सुनिए, जो वहाँ के जो खुद के पटेल समुदाय के लोग हैं वो खुद हार्दिक पटेल को ये कह रहे हैं कि आपने ये क्या चीज शुरू कर दी, ये हमें बताया होता और हम शामिल नहीं होते। तो वहाँ पे उस चीज को रोक दिया गया। यहाँ तो नेगी जी की बात सच होती नजर आ रही है कि सभी जो समुदाय आरक्षण की मांग कर रहे हैं खुद वही सामने आए तो इसका हल शायद निकलेगा, लेकिन राजनीतिक दलों का क्या, उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का क्या, जो अगर हो जाए तो शायद ये आरक्षण की मांग खत्म हो जाए। बहरहाल वक्त मेरे पास कम है, मैं बहुत ही कम शब्दों में आप सबकी टिप्पणी चाहती हूँ। ललन जी आपसे शुरू कर रहे हैं। देखिए मेरे विचार से जो मोहन भागवत जी ने कहा एक अच्छा विचार है और इस तरह की कमेटी गठित होनी चाहिए और एक मंथन की प्रक्रिया इस विषय पर अब शुरू होना चाहिए और इसको हम जितना टालते जाएंगे देश का उतना ही नुकसान होगा। चलिए अत्रे जी।
देखिए, इसमें हम उस पर नहीं जाएंगे किसने क्या कहा, कहानी क्या नहीं कहा, पर निश्चित तौर पे आज समय की आवश्यकता है, इस पर विचार होना चाहिए। फैसला क्या करना चाहिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं, पर विचार निश्चित तौर पे होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना इसमें अगर इस पर विचार होगा आपकी पार्टी साथ खड़ी होगी? नहीं, विचार करने में हम बिल्कुल बैठेंगे। हर चीज का ये संभावना, बड़ा चैलेंज है, संभावनाओं को टटोलना चाहिए। तो क्या आपकी पार्टी साथ खड़ी होगी? क्योंकि चुनाव तो आपके लिए भी बिहार में है। संभावनाओं को टटोलना चाहिए। अगर यही बात शायद मैंने या मेरी पार्टी ने कही होती तो उस पर ध्यान न देते, लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा है बहुत अच्छी बात कही है, कम से कम आप इस पे तो चर्चा शुरू करिए। बहुत अच्छा विचार, इस पर चर्चा शुरू करेंगे तो कुछ नतीजा भी निकलेगा। राजवी जी, अनुज जी हमारे को शिक्षा दे रहे हैं। अनुज जी की जो गठबंधन में जो वहाँ की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जरा पहले उसको समझा लें, फिर हमें सुझाव। देखिए, वो उनका अपना पार्टी का अपना वो फैसला है, हम अपनी पार्टी का आपको फैसला बता रहे हैं। ऐसा कि मैंने बताया कि जहाँ तक समाज के आम समाज के लोगों की यही सोच है कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार होना चाहिए, आरक्षण की वो जाति आधार खत्म हो जाना चाहिए। और अगर आपने वो खत्म नहीं किया तो ये आग बढ़ेगा। फिर गुर्जर और जो है जाट और पटेल सब मिलकर के जब ये आंदोलन को तेज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार संभाल पाएगी और विकराल रूप धारण करेगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आरक्षण की मांग का आखिर क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन आरक्षण लगातार जिस तरह से आग के जैसे फैलता जा रहा है, इस पर अब कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना इसका जो खामियाजा है वो शायद आने वाला वक्त जो है वो भुगतेगा। बहरहाल न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज। जी